जय हिंद। तो साथियों, हम लोग अपने आरटीआई की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा कि आरटीआई होता क्या है। तो हमने कहा आरटीआई का अर्थ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मतलब एक ऐसा कानूनी ढांचा जो भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब सरकारी कार्यालयों से उनके कामकाज के संबंध में सूचना प्राप्त करने का, या जो भी उनके कामकाज के संबंध में सूचनाएं होती है, दस्तावेज होते हैं, फाइल होती है, ऑर्डर आदि होते हैं, उन सबको प्राप्त करने का एक कानूनी अधिकार देता है, एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। सूचना का अधिकार यदि व्यक्तियों को उपलब्ध होगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा, सरकार जवाबदेही होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भैया एक प्रकार से नागरिकों को और ज्यादा सशक्तिकरण मिलेगा। फिर हमने देखा सूचना किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो सूचना के अधिकार के तहत हम सूचना सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने देखा भाई कि पूरे विश्व में विश्व स्तर पर यह सूचना का अधिकार अपने अपने नागरिकों को देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो हमने देखा सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार कानूनी तौर पर देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? सभी लोग बताइए। दुनिया का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया, तो हमारी समझ में आया कि भाई स्वीडन बना। स्वीडन ने कब? सन 1766 में। स्वीडन ने कब? सन 1766 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। फिर 200 साल बाद 1966 में भाई अमेरिका ने, 1970 में फिर नॉर्वे ने, इस प्रकार फ्रांस नीदरलैंड ने 1978 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ने 1982 में, डेनमार्क ने 1985 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में, इसी प्रकार अलग अलग देशों ने, इटली ने 1990 में, ग्रीस ने 1986 में, सबने ज्यादातर देशों ने अपने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। फिर हमने कहा कि भारत ने, तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसने किस कानून को हटाया? इसने भैया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना स्वातंत्र्य या सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर। अब एक क्वेश्चन यहां से आया कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या प्रयास किए? तो संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 14 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव संख्या 59 प्रस्ताव संख्या 59 पारित की। बहुत अच्छी बात है। फिर उसने भैया जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र था जिसमें 30 अनुच्छेद थे, उसके अनुच्छेद संख्या 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की स्वतंत्रता भी दी। फिर उसने आईसीसीपीआर नामक अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि जो 1966 में आई, जिसको भारत ने अप्रैल 1979 में पारित किया, उसके अनुच्छेद 19 पॉइंट नंबर 2 के द्वारा इसमें भी सूचना का अधिकार दिया गया। तो और साल 2000 में सूचना के अधिकार से संबंधित सिद्धांत जारी किए गए। ये बताइए सूचना तक पहुंच का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना तक पहुंच का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रयास किसके थे? संयुक्त राष्ट्र के। तो हमने विश्व स्तर पर भी प्रयास देखे, हमने संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी प्रयास देखे। अब हम किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे भारत में सूचना के अधिकार के लिए कौन कौन सी कैंपेन हुई, कौन कौन से अभियान चलाए गए, क्या क्या प्रयास किए गए। क्लियर है भाई? कौन कौन से अभियान चलाए गए, क्या क्या प्रयास किए गए। तो हम लोग यहां पर 3 तरह के भारत में सूचना के अधिकार के प्रयास देखेंगे। एक हम लोग कोर्ट के प्रयास, कोर्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से ऐसे मामले थे जिनमें सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी, या सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 1A के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ही एक अंग सूचना के अधिकार को माना। फिर देखेंगे भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, और सिविल सोसाइटी जो हमारा नागरिक समाज है, जो हमारे समाज के एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग हैं, बौद्धिक वर्ग है, उसने क्या प्रयास किए। तो देखिए कोर्ट के प्रयासों में यहां में 4 केस का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सूचना के अधिकार को बहुत ज्यादा मान्यता दी। एक आ जाता है भैया राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा केस? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसने जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, सार्वजनिक मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो सरकारी कामकाज के संबंध में क्या क्या कदम उठाते हैं, सरकारी कामकाज से संबंधित वो क्या क्या निर्णय लेते हैं, उसके बारे में जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना, राइट टू नो, जानने का अधिकार। राजनारायण ये जनवरी 1975 का केस था। कब का केस था? जनवरी 1975 का केस। तो लिख लीजिएगा भैया राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975। इसके बाद में केस आया प्रभा दत्त वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा इन्हें, भारत प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है वह भी मदद करेंगे। ये 7 नवंबर 1981 का केस था। इसमें भी सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार ही माना गया। फिर तीसरा केस आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको साथ ही फर्स्ट जज केस भी कहते हैं, इसको फर्स्ट जज ट्रांसफर केस भी कहते हैं। यही वो केस था जिससे पहली बार जो जजों के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को चुनने वाली कोलेजियम व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था भाई? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कौन सी व्यवस्था से चुने जाते हैं? कोलेजियम व्यवस्था। तो कोलेजियम व्यवस्था का जो सूत्रपात हुआ, जो शुरुआत हुई, वो इसी केस के फैसले से हुई, जिसको एसपी गुप्ता केस भी कह देते या फर्स्ट जज ट्रांसफर केस भी कह देते। और चौथा केस आ गया एल के कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किया जाता है 1986 का। इसमें पहली बार स्पष्ट तौर पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, स्पष्ट तौर पर उसे मौलिक अधिकार माना गया अनुच्छेद 19A के तहत। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर पहली बार, बाकी ऊपर के तीनों में वो किसी और से संबंधित थे,
और वहां पर एक छोटा सा रेफरेंस, छोटा सा संदर्भ दिया गया। लेकिन जो एलके कुलवाल केस था, इसमें पहली बार स्पष्ट तौर पर यह कोर्ट ने कहा कि जो सूचना का अधिकार है वो भैया एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद में एक पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज करके केस था साल 2002 के आसपास। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अपने मंत्री, जितने भी विधायक आदि होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो कैंडिडेट के बारे में जनता को जानने का अधिकार है। वहीं से कैंडिडेट जितने भी चुनाव लड़ते हैं वो अपने बारे में सारी जानकारी देते हैं, अपनी पर्सनल जानकारी के साथ साथ जो अपनी वित्तीय जानकारी होता है, कौन कौन से मुकदमे हैं, सबकी जानकारी एफिडेविट देते हैं ना, पता चलता है किस पर कितने मुकदमे हैं। तो ये सब कोर्ट ने अलग अलग केसों के द्वारा, तो इसको हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे कि भारत में सूचना के अधिकार के लिए कोर्ट के क्या क्या प्रयास हुए, तो कौन से 4 केस महत्वपूर्ण है, क्रम से याद रखना। राजनारायण, प्रभात दत्त, एसपी गुप्ता, एलके कुलवाल। राजनारायण, प्रभात दत्त, एसपी गुप्ता, एलके कुलवाल। ठीक है भैया। तो इसमें सबसे पहले किसका आ जाता है? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आदि के फैसले देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आदि के फैसले देख लेते हैं। तो जो प्रभात दत्त केस था, ये कौन सा? 7 नवंबर 1981। 7 नवंबर 1981। 7 नवंबर 1981। तो इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कि अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता में सरकार के प्रशासन की खबरें और सूचना जानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन यह पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह मामला जो बना, यह मामला बना था असल में कि जो प्रभात दत्त करके ये एक पत्रकार थी और ये जेल में बंद किसी कैदी का इंटरव्यू लेना चाहती थी। तो यदि कैदी की हामी हो तो उसको इंटरव्यू देने का अधिकार है। इसी में कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में जो अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है और उसी में सरकार के प्रशासन, सरकार के कामकाज की खबरें और सूचना जानने का अधिकार भी शामिल है। फिर साथ ही एचपी गुप्ता केस 1981, 30 दिसंबर 1981। एसपी गुप्ता केस जिसे फर्स्ट जज ट्रांसफर केस भी कहते हैं, इसमें जस्टिस भगवती जो थे, पीएन भगवती, याद आया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी का अधिकार है। यह बात किसने कही? न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा। यह कथन किसने कहा? न्यायमूर्ति पीएन भगवती, कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, मजबूत लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, इसके लिए लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी का अधिकार है। फिर जो एलके कुलवाल केस था, एलके कुलवाल केस 1986, इस एलके कुलवाल केस में अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्पष्ट रूप से सूचना के अधिकार को शामिल किया गया कि सूचना का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल है। यह भी एक मौलिक अधिकार का अंग है, सूचना का अधिकार। और कहा गया कि बिना सूचना के नागरिक बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सूचना के अधिकार का रास्ता प्रशस्त किया या सूचना के अधिकार का एक मार्ग बनाया। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक पूरी फाइल दे चुका था, पढ़ के आने की जरूरत नीड होती है, तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के पढ़ के आना चाहिए हमेशा। अब आगे आ जाते हैं, नागरिक समाज ने क्या प्रयास किए सूचना के अधिकार को लाने के लिए। नागरिक समाज का मतलब है जो किसी भी समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जिसको कहते हैं, बौद्धिक वर्ग जिसको कहते हैं, भाई प्रोफेसर, रिटायर्ड आईएएस, बड़े बड़े डॉक्टर, जो मतलब किसी भी नागरिक समाज की एक मतलब जान होते हैं, क्योंकि वही रास्ता दिखाते हैं। तो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के क्या प्रयास रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आरटीआई को लाने के लिए जो सर्वाधिक प्रयास किए गए, आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना के अधिकार को लाने के लिए, उसमें सबसे अहम योगदान जो है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन का है। किसका भैया? मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये जैसे एनजीओ नहीं होती, एनजीओ सुनिए, यस या नो करके बताओ, एनजीओ आदि सुनी है, यस या नो करके बताओ। तो पहले या तो तुम 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ लो, या तो एक काम करो, बात कर लो, बताओ। मैंने कहा कोई समस्या है लखन मेरे भाई, तुम थोड़ी देर अगर रुक जाओगे, क्लास में पढ़ लोगे, आप बता जाएगी, पेपर का समय आ गया है, लास्ट में पूछ लेना सब कुछ। मैंने कहा एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अलग से केवल तुम लोगों के लिए। इस हफ्ते 3 कानून कंप्लीट करने का टारगेट है, कृषि कंप्लीट करने का टारगेट है, सोशल मीडिया वाला टॉपिक कंप्लीट करने का टारगेट है, और कंप्यूटर की कम से कम बेसिक जानकारी, मेमोरी वगैरह वाली ये जानकारी कंप्लीट करने का, और कंप्यूटर के पापा वापा जितनी मम्मी चाची ताई सारी की सारी। तुम लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। तो एमकेएसएस ऐसे एक एनजीओ था, मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम से। 1 मई 1987 को स्थापना। अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह और अंशी, इन 4 लोगों ने, अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह और अंशी, इन्होंने 1 मई 1987 को मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की। इसी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1994 से राजस्थान के अलवर में 1994 से जो वहां पर पैसा खर्च किया जा रहा था ग्राम पंचायत आदि में, उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। सरकारी अधिकारियों ने दस्तावेज देने से मना किया। तो इन्होंने 1996 में एक अजमेर का ब्यावर है, राजस्थान के अजमेर में एक ब्यावर स्थान है, वहां पर भैया इन्होंने एक हड़ताल शुरू की और वहीं पर इन्होंने जन सुनवाई शुरू की। क्या शुरू की? जन सुनवाई। और स्थानीय स्तर पर कितना खर्च होता है सरकारी अधिकारियों से, वो सारे रिकॉर्ड मांगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा आएगा क्वेश्चन में, इनमें से किस संगठन का आरटीआई के लाने में अहम योगदान है। तो याद रखिएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, 1 मई 1987 को स्थापना, शंकर सिंह, अंशी, निखिल डे, अरुणा रॉय। और इन्होंने 1996 में राजस्थान के अजमेर के ब्यावर में इन्होंने जन सुनवाई प्रारंभ की। यहां से सरकार पे दबाव बना और सरकारी अधिकारियों को जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज सार्वजनिक करने पड़े। फिर उसके बाद में इसी बीच में 1993 में एक जस्टिस सावंत करके थे, रिटायर्ड जस्टिस सावंत, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से थे,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने नेशनल इंफॉर्मेशन करके कुछ एक साथी एनआईआरडी ये विधेयक बनाया या कह सकते हो कि बिल बनाया 1993 में, उसके बाद में 1997 में। इसी बीच में 1996 में कई सारे संगठनों ने मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट की, एक संगठन नई दिल्ली में स्थापित किया जिसका नाम था एनसीपीआरआई। कहां पर? नई दिल्ली में। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट्स टू इंफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन करके इस नाम से एनसीपीआरआई का गठन हुआ। ये एक कई सारे संगठनों का एक मिक्स था, जिसमें आप ऐसा कह सकते हो कि इन्होंने जनता को या नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की अभियान कमेटी बनाई जिसका नाम था एनसीपीआरआई। जिसका नाम क्या था? एनसीपीआरआई। तो याद रखिएगा 1996 में एनसीपीआरआई का गठन कब हुआ? कहोगे सर 1996 में। इस प्रकार से मेरा कहना है कि यहां से थोड़ा आप ऐसा कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार के बारे में जनता जागरूक होने लगी। इसी बीच सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने विश्व स्तर के प्रयास, संयुक्त राष्ट्र स्तर के प्रयास और फिर भारत के स्तर पर कोर्ट के प्रयास क्या रहे, सिविल सोसाइटी के प्रयास क्या रहे। अब आ जाते भैया सरकार के प्रयास। तो देखिए 1975 से 1977 तक आपातकाल था और आपातकाल में उस समय की सरकार ने बहुत ज्यादा जुल्म भी किए और बहुत सारी सूचनाओं को छिपाया गया। तो जब नई सरकार बनी, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो उन्होंने देखो सरकार के कामकाज को छिपाने के लिए एक 1923 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आए थे। कब? 1923 में अंग्रेज एक कानून लेकर आए जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 कहा जाता है कि कोई भी सरकारी जानकारी है या कोई भी सरकारी रहस्य है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, अन्यथा ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। इसको बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ये वो कानून है जो सरकारी कामकाज के बारे में कोई भी जानकारी लीक करने से रोकता था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो 1977 में मोरारजी देसाई ने 1923 के एक आधिकारिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में संशोधन करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया, एक ग्रुप का गठन किया। तो यहां से मोरारजी देसाई ये चाहते थे कि सरकार के संबंध में सूचनाएं जनता को उपलब्ध हो, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, पारदर्शी हो। अब एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि आरटीआई किसके दिमाग की उपज है? आरटीआई किसके दिमाग की उपज है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके दिमाग की उपज? तो भाई दुनिया में तो हमारे से पहले कई सारे देश दे चुके थे, तो अगर किसके दिमाग की उपज है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के दिमाग की उपज है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई जो आरटीआई होता है, सूचना का अधिकार होता है, वो किसके दिमाग की उपज है, तो आप कहोगे सर वीपी सिंह। आरटीआई को इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया। फिर आगे आ जाता है 1997 में, 1997 में तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जिसने आरटीआई को लागू किया, और इसी साल तमिलनाडु के बाद में गोवा। तो 1997 में ये दो राज्य थे। भारत का सबसे पहला राज्य जिसने आरटीआई को लागू किया वो कौन सा राज्य था? 1997 में दो, सबसे पहले तमिलनाडु ने आरटीआई को लागू किया, उसके बाद में गोवा ने। अब भैया यहीं पर मैं बता दूं कि जस्टिस सावंत ने सबसे पहले 1993 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक बिल लेकर आए। कैसा बिल? सूचना के अधिकार से संबंधित। फिर इन्होंने 1997 में इसी को पीसीआई एनआईआरडी बिल कर दिया 1997। इसी बीच 1997 में गवर्नमेंट ने एक एचडी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। एचडी शौरी की अध्यक्षता में क्या बनाई कमेटी? इस कमेटी ने एक बिल लाई और इसी बिल को याद रखिएगा 4 दिसंबर साल 2002 को संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित कर दिया। तो संसद से सूचना की स्वतंत्रता विधेयक यह कब पारित किया गया? 4 दिसंबर 2002 को। और 6 जनवरी 2003 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी में मिल गई। तो दिसंबर में तो यह पारित हुआ और 6 जनवरी को इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में एफओआई कहेंगे, इस एक्ट को मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति की सहमति, यह कानून बन गया। लेकिन याद रखिएगा इसको गजट में अधिसूचित नहीं किया गया था। मतलब यह कानून बन तो गया लेकिन कभी भी लागू नहीं हुआ। यह कानून बन तो गया था लेकिन कभी भी लागू नहीं हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम बन तो चुका था लेकिन कभी भी लागू नहीं हो पाया था। तो जब राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं उसके बाद में कोई भी कानून गजट में प्रकाशित होता है और गजट में प्रकाशित होने के बाद में तब वो मेरे भाई कानून बनता है, उसकी डेट दे दी जाती है किस तारीख से लागू है, कभी भी लागू नहीं हुआ। अच्छे से याद रखिएगा, नेवर केम इनटू फोर्स, ये सती कभी भी लागू नहीं हुआ एफओआई। तो दिसंबर 2002 में इसको पारित किया गया संसद की तरफ से, 6 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की सहमति, लेकिन ये कभी भी अधिसूचित नहीं हुआ, ये कभी भी लागू नहीं हुआ। इसी के लिए एचडी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जो विधेयक दिया उसी में थोड़ा काटछांट करके सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, आप कहोगे सर लागू कर दिया था। ये क्या कर दिया था? आप कहोगे सर लागू कर दिया था। ये भी 1997 की बात है। तो ये थे कुछ भारत सरकार के प्रयास, सिविल सोसाइटी के प्रयास और साथ ही भारत में कोर्ट आदि के प्रयास। अब यहां के बाद में हुआ क्या कि 2004 में सरकार बदल जाती है और साल 2004 में यूपीए की सरकार आ जाती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। और यूपीए सरकार के घोषणा पत्र में इनके मैनिफेस्टो, जिसको हम लोग बोलते हैं चुनावी घोषणा पत्र, इसमें सूचना का अधिकार था। इन्होंने सूचना का अधिकार लाने का वादा दिया था। देखिए कई तरीके के कानून होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो आपको अधिकार देते हैं। तो ये जो कांग्रेस की सरकार की पहली पारी थी, इसमें ऐसे कई सारे कानून पारित हुए, जैसे मनरेगा काम का अधिकार देता है 100 दिन,
आरटीआई सूचना का अधिकार देता है। एक और आया आपको याद हो तो, जिसे राइट टू फूड 2013 में, जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक माह 1 रुपए 2 किलो, 1 रुपए प्रति केजी, 2 रुपए प्रति केजी आदि आप कह सकते हो राशन खरीदने का अधिकार, तो यह घोषणा पत्र में शामिल था। सरकार बनी, इसकी एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी। इसकी क्या बनी? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। एक तो सरकार, और सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ये यहां पर भैया बनाई गई। नेशनल एडवाइजरी कमेटी, ये यहां पर कहोगे कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, जिसको नेक कहते हैं। इसकी जो अध्यक्षा थी, इसकी चेयरमैन या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? श्रीमती सोनिया गांधी। और इन्हीं को, इसी नेक को जैसे सरकार बनती है उसके कुछ समय के अंदर वो एनसीपीआरआई, याद है आपको एनसीपीआरआई जो 1996 में बना था, एनसीपीआरआई नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन द्वारा बिल पेश या बिल का मसौदा पेश किया गया, या एनसीपीआरआई प्रेजेंटेड ड्राफ्ट ऑफ आरटीआई बिल। इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कि भाई सूचना का अधिकार जो कानून होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए, और इसी में थोड़ी काटछांट करके सरकार ने 11 और 12 मई अगले साल 2005 को लोकसभा राज्यसभा से पारित कराया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई पारित हो गया। तो यही हुआ कि आरटीआई एक्ट, इसने किसको निरस्त किया? सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त किया। और इसने किसमें संशोधन किए? जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाला जो था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसमें संशोधन किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि में संशोधन किया। लोकसभा ने इसको कब पारित किया? 11 मई 2005 को। राज्यसभा से 12 मई 2005, राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005। और ये लागू कब से हुआ? कहोगे सर 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई लागू हो गया। इस प्रकार आप देख रहे हो आरटीआई ने कितने वर्ष की यात्रा पारित करने के बाद में, कितने वर्ष की यात्रा होने के बाद में तब जाके आरटीआई लागू हुआ है। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? अभी मैं इसको याद करा दूंगा 5 मिनट में। अभी इतने मटेरियल को मैं आप सभी को विद इन 5 मिनट्स रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये सब जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो होगी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, हर तरीके से प्रैक्टिस होगी। मूल विधि, जीके, कोई माइकल लाल तुम्हें फुल नंबर लाने से नहीं रोक सकता इस बार। हिंदी तो हिंदी, जीके में 40/40 कैसे आते हैं, इस बार तुम शेर के बच्चे करके आओगे, तुम देखना। तो इसने किसको निरस्त किया? भाई सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को संशोधन किसमें किया? तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 था उसमें संशोधन किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसमें संशोधन किया। लोकसभा द्वारा पारित 11 मई, राज्यसभा द्वारा पारित 12 मई, राष्ट्रपति की सहमति 15 जून, और लागू कब से हुआ? 12 अक्टूबर 2005। अब आरटीआई का ढांचा पढ़ने से पहले, आरटीआई का ढांचा पढ़ने से पहले इसमें साथी कुछ रिवीजन सा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ रिवीजन। यहां पर बताइएगा, ये बताइए एमकेएसएस ये कब बना, इसने कब हड़ताल करी, कब जन सुनवाई, इसके फाउंडर आदि कौन थे, इसकी फुल फॉर्म भी बताइए। एनसीपीआरआई कब बनी, कहां बनी, इसकी फुल फॉर्म। एचडी शौरी कमेटी जो थी इसका गठन कब हुआ। ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 ये लागू हुआ था या नहीं लागू हुआ था? लागू हुआ था या नहीं लागू हुआ था? राजनारायण केस किस वर्ष आया? राजनारायण केस ये साथी किस वर्ष आया? प्रभात दत्त केस ये किस वर्ष आया? प्रभात दत्त केस ये किस वर्ष आया? एसपी गुप्ता केस ये किस वर्ष आया? एसपी गुप्ता केस। एल के कुलवाल केस कब आया? एल के कुलवाल केस कब आया? एल के कुलवाल केस ये कब आया? एल के कुलवाल केस। फिर बताइए कि आरटीआई किसके दिमाग की उपज है? आरटीआई किसके दिमाग की उपज? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन, फिर आपसे पूछेगा कि आरटीआई जो है हमारा, ये लोकसभा से कब पारित हुआ? राज्यसभा से, राष्ट्रपति की सहमति, आरटीआई 2005 ये लागू कब हुआ? ये लागू कब हुआ? फिर पूछेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस वर्ष आया था? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस वर्ष आया था? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस वर्ष आया था? जो आधिकारिक प्रकटन अधिनियम था ये किस वर्ष आया था? आधिकारिक, बिल्कुल सही, ये किस वर्ष आया था? फिर आपसे पूछेगा एनसीपीआरआई हो गई, एनसीपीआरआई जस्टिस सावंत ने जो अपना बिल था इससे संबंधित, आरटीआई से संबंधित, वो किस किस वर्ष लेकर आए? जस्टिस सावंत किस किस वर्ष लेकर आए? जस्टिस सावंत ये किस किस वर्ष इसको लेकर आए? ये किस वर्ष इसको लेकर आए? इतने बताइए, इतने बताइए, यहीं से पूरा रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में। तो देखिए ये 1 मई 1987 को 1987 अरुणा रॉय, निखिल डे, अंशी शंकर सिंह इन लोगों ने स्थापना की। 1996 इन्होंने ब्यावर और कहां पर, अजमेर में इन्होंने जन सुनवाई शुरू की। इस संगठन का आरटीआई में बहुत योगदान है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन 1996 नई दिल्ली में, 1997 इसी के उससे एफओआई एक्ट आया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 ये लागू नहीं हुआ था, ये कभी भी लागू नहीं हुआ था। फिर राजनारायण केस
ये जनवरी 1975, ये 7 नवंबर 1981 प्रभात दत्त, ये 30 दिसंबर 1981 एसपी गुप्ता, एलके कुलवाल 1986, आरटीआई वीपी सिंह जी की दिमाग की उपज, लोकसभा 11 मई 2005 को पारित, राज्यसभा से 12 मई 2005 को, सहमति 15 जून 2005 को और लागू 12 अक्टूबर 2005 को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब आया था? 1923, 1993 में जस्टिस सावंत, उसके बाद 1997 से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एनआईआरडी। इस प्रकार करके इन्होंने भी अपना एक एक्ट लेकर आए थे। इस तरह से आप देख रहे हो कि सूचना के अधिकार के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़नी पड़ी है, सूचना के अधिकार के लिए किस प्रकार से लड़ाई या किस प्रकार से अभियान चलाना पड़ा है सालों की मेहनत के बाद में, तब जाके ये सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। यहां तक बताइए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लैरिटी आ गई? एक एक चीज दिमाग से क्लियर हो गई? यस या नो करके बताइए। बेटा ज्योति, ब्रेक लेना था तो 2 साल पहले तैयारी शुरू करनी थी। अब ये मुझे यहां पे ये सब नहीं चाहिए। इतना समय है क्या ब्रेक लेने का? जागे तो तब जब एग्जाम आ गया है तो पढ़ना कैसे, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? जो पढ़ाया अभी तुम्हें याद हो गया यहां तक? इन नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आ जाता भैया आरटीआई के उद्देश्य। क्या जाता है? आरटीआई के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है? तो उद्देश्य तो मैं कल में आपको शुरुआत में पिछली क्लास में बता चुका था कि आरटीआई के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। आरटीआई आपको क्या उपलब्ध कराना चाहेगी? जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो सूचना का अधिकार है, वो आपको क्या उपलब्ध कराना चाहेगा? वो आपको क्या उपलब्ध कराना चाहेगा? खींचो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात ये क्या दे रहा है? एक तो नागरिकों को सूचना का अधिकार। अधिकार का मतलब है कि आप सूचना के लिए कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं। जिस चीज पर आपका अधिकार होता है, आप उस पर कानूनी तौर पर दावा ठोक सकते हैं। और अगर वो आपको कोई कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं कराता तो उस व्यक्ति को दंड मिलता है, पेनल्टी लगती है। इसी को अधिकार कहते हैं। ये और क्या करता है? सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सरकारी कामकाज में क्या? पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सरकार का उत्तरदायित्व या सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा देता है। सरकार को उत्तरदायी बनाता है, सरकार को जवाबदेही बनाता है। जब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, नहीं होगा? भाई जब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब आप सरकारी कामकाज के बारे में सूचना प्राप्त कर पाओगे तब सरकार के बारे में बेहतर निर्णय ले पाओगे कि भाई हमारी सरकार अच्छा कर रही है या हमारी सरकार बुरा कर रही है। तो कहोगे हाँ सर, इससे हमारे लोकतंत्र में आपकी सहभागिता बढ़ेगी। आप भी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप कोई क्रिकेट या कोई खेल खेलते हो तो उसमें टीम के सदस्य के रूप में आप शामिल होते हैं ना, वैसे लोकतंत्र को मजबूत करने में जब आपको सूचनाएं उपलब्ध होंगी, जब आपको सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, नहीं होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा या नहीं होगा? तो सूचना का अधिकार देता है, या आप ये कह सकते हैं सूचना तक पहुंच का एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है, ढांचा उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। एक ढांचा, एक शासन उपलब्ध कराता है। अच्छे से याद रखिएगा, आरटीआई ये भी सुनिश्चित करता है कि जनता की सूचना तक पहुंचो, जनता की सूचना तक पहुंचो। इट प्रोवाइड्स अ लीगल स्ट्रक्चर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो सूचना तक पहुंच का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है नागरिकों को सूचना का अधिकार। इससे सरकार उत्तरदायी बनती है, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है कि यार हमारे कामकाज के बारे में जनता को सूचना हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी बात पता चल जाती है किसी नेता आदि के बारे में तो कितना उसकी बेइज्जती होती है, होती नहीं होती है? अक्सर आपने देखा होगा आरटीआई से कितने लोगों का भंडाफोड़ होता है। इसी प्रकार सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है। सरकारी सूचनाएं, सरकार के खर्चे, कहां कितना खर्च हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस आधार पर निर्णय लिया गया, सबके बारे में। भ्रष्टाचार कम होता है और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जैसे आप एक टीम के सदस्य के तौर पर किसी खेल में भाग लेकर सहभाग कर उसमें अपनी टीम को मजबूत बनाते, इसी तरह जब आप सूचना प्राप्त करके अपने सरकार आदि के बारे में अच्छे निर्णय लोगे, उस सूचना के आधार पर अंधभक्ति आंखें खुलेंगी आपकी, तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य और था कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग आदि की स्थापना, केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग आदि की स्थापना करना, केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग आदि की स्थापना करना, राज्य सूचना आयोग की स्थापना, ये भी साथ ही इसके उद्देश्य थे। तो यहां तक क्लियर हुआ? एक तरफ से यस, नहीं क्लियर तो नो करके बताओ। ये तो सब कॉमन सेंस है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। पी और क्यू दो कथन दे रखे थे। पी और क्यू कितने कथन दे रखे थे? दो कथन दे रखे थे। पी कि भाई एक कह रहा था कि क्या ये भ्रष्टाचार को कम करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन था क्यों, उत्तरदायी बनाता है सरकार को जवाबदेह बनाता है। पूछा था कौन से सही है, पी सही है, क्यू सही है? पी और क्यू दोनों सही है, और पी और क्यू में से कोई सा सही नहीं है। पी और क्यू में से कोई सा सही नहीं है। तो आप कहोगे सर दोनों सही है। क्या है? दोनों सही। अब आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो कानून है, जैसे हमारे संविधान सबसे पहले भाग में बताए, भाई हमारा संविधान जो है वो उसमें 22 भाग, अनुच्छेद
395 और 12 अनुसूची। इसी तरह आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब चैप्टर्स में, यूनिट्स में बटी होती है ना, वैसे के वैसे ही जो कानून होते हैं वो भी 7 अलग अलग भागों में बटे होते हैं। यहां पर भाग के स्थान पर कानून में क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। तो आरटीआई में कितने अध्याय हैं? 6। हर एक अध्याय किसी एक चीज से संबंधित होता है। जैसे कोई केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित होगा, कोई राज्य सूचना आयोग से, कोई भैया सूचना आयोग की शक्ति आदि से होगा। इस तरह से जहां संविधान में अनुच्छेद कहते हैं एक एक उसके विषय को, यहां पर धारा कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है। और इसमें अनुसूची कितनी है? इसमें साथ ही 2 अनुसूची। तो 6 कुल कितने अध्याय हैं? कुल 6 अध्याय। कुल धाराएं कितनी है? 31। और इसमें बच्चा कुल अनुसूचियां कितनी है? 2। इसको अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है बताइए? इसमें जो आरटीआई एक्ट है अभी तक इसमें बच्चा कुल 3 बार संशोधन हो चुका है। इसमें अभी कुल कितनी बार? तो कहोगे सर कुल 3 बार संशोधन हो चुका है। इसमें अभी तक कितनी बार? 2013, 2019 और 2023। 2023 जो साथी है अभी डिजिटल इंफॉर्मेशन करके एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्ट करके जिसको हम लोग कहते हैं, जो भारत सरकार के एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट करके जिसको बोलते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये जो एक्ट है इसके द्वारा भी इसके धारा 8 में संशोधन हो चुका है। तो अभी तक कितनी बार? 3 बार संशोधन। आरटीआई में कितनी बार संशोधन? 3 बार संशोधन 2005 12 अक्टूबर से लेकर अब तक हो चुके हैं। इन संशोधनों के बारे में भी जरूर पूछेगा। एक एक चीज को याद रखिएगा, जब प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने डीप पूछे गए और बिना थ्योरी के वो क्लियर ही नहीं हो सकते। तो कितनी धारा लिख के बताओ? कितनी धारा? 31, अध्याय 6, अनुसूची 2। कितनी बार संशोधन? 3 बार। 2013, 2019, 2023, 2013, 2019, 2023, 2013, 2019, 2023। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक। इसका जो पहला अध्याय वहां से कानून की शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है। इसको साथ ही प्रिलिमिनरी कहते हैं। ज्यादातर कानूनों के पहले अध्याय को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कहा जाता है। इसमें कुल 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2। देखिए कोई भी आप कानून पढ़ोगे आगे 30-35 कानून पढ़ने, उसकी जो धारा 1 होगी, कौन सी धारा? धारा 1, उसमें हमेशा 3 चीजें होंगी। कितनी चीजें? 3। भाई कहीं आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलोगे तो उसको अपने बारे में 3 चीजें बताते हो, अपना नाम बताते हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो। तो इसी तरह कानून भी सबसे पहले पहली धारा में अपना परिचय देता है, इंट्रोडक्शन देता है। तो धारा 1 में 3 चीजें। एक तो इसका नाम, इसका नाम क्या है? अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका नाम क्या है? अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो मेरे साथ साथ याद करते चलो, तुम अकेले बैठ के याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने क्लास में पूरा ध्यान देकर ये कमेंट बाजी, जब मैं पूछूं क्वेश्चन तब उत्तर दो, तब कमेंट करो, तो आप क्लास में याद कर जाओगे। यही जीत होगी। तुम्हें इसके अलावा केवल 10 मिनट का समय देना होगा, केवल 10 मिनट। तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम ये इसका नाम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। साल जरूर बताना पूरी, साल 2005। ये कहां लागू है? संपूर्ण भारत में। पहले 12 अक्टूबर 2005 से लेकर ये 30 अक्टूबर 2019 तक ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत सरकार के सभी कानून ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। तो याद रखिएगा वर्तमान में ये संपूर्ण क्षेत्र पूरे भारत में लागू है। मतलब इसके जो प्रावधान है, इसमें जो चीजें बताई गई हैं, पूरे भारत में उनका पालन होगा। और इसको भैया इनेक्टमेंट डेट रख के इसके लागू होने की तिथि, अधिनियमित तिथि तो इसकी 15 जून है। भाई इसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 15 जून को। लेकिन जो लागू होने की तिथि है वो लागू होने की तिथि कब की है? लागू होने की तिथि तो कहोगे सर संपूर्ण क्षेत्र में लागू है। और कब से? 12 अक्टूबर 2005 से। कब से? केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। आप जितने भी कानून पढ़ोगे पहली धारा में 99% ये 3 चीजें होंगी। उसका नाम क्या हो गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लागू होल इंडिया। और कब से लागू? 12 अक्टूबर 2005। राष्ट्रपति की सहमति 15 जून 2005। लोकसभा से पारित तो आप कहोगे सर लोकसभा से पारित हो जाता है 11 मई 2005 को, राज्यसभा से 12 मई 2005 को। अब आ जाती है डेफिनेशन। ज्यादातर कानून की जो धारा 2 होगी वो साथ ही परिभाषाएं होंगी। देखिए हर एक कानून में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस कानून में सूचना शब्द का इस्तेमाल बहुत होगा, अधिकार शब्द का इस्तेमाल बहुत होगा। तो उसकी परिभाषा क्या है? जैसे क्या अधिकार में आप केवल सूचना मांग सकते हो या जिससे सूचना मांग रहे हो उसे कंधे पर लादकर घर भी ला सकते हो? बताओ, अधिकार की भी तो कोई सीमा होगी और सूचना की भी कोई सीमा होगी कि सूचना में क्या मांग सकते हो। क्या सूचना में आप ये मांग सकते हो कि बताओ जी हमारा जो जिले का डीएम है इसके खाते में कितने रुपए, या ये मांग सकते हो कि जी बताओ जो हमारे जिले का डीएम है उसके ससुर जी के खाते में कितना रुपया है? तो सूचना की भी तो लिमिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हर एक कानून में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्दों की परिभाषा धारा 2 में अलग अलग ABCD 1 2 3 कई तरीके से अलग अलग कानूनों में, कहीं किस में दी जाती है? ABCD में। और कहीं किस में दी जाती है? तो आप कहोगे सर समझ रहे हो मेरी बात? कहीं ये किस में होगी? ABCD में। और कहीं ये सूचना किस में होगी? आप कहोगे सर कहीं ये जो परिभाषाएं होंगी ये 1 2 3 में। तो यहां जो परिभाषाएं धारा 2 में वो साथी ABCD में। तो सारी परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे लिए कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो इंफॉर्मेशन या सूचना की परिभाषा आती है। किसकी परिभाषा?
सूचना की परिभाषा कौन से नंबर की? धारा 2 के एफ वाली पॉइंट में। तो धारा 2 का एफ नंबर का पॉइंट है वो किसको परिभाषित करता है? एफ का मतलब क्या हो गया? इसको हिंदी में चे भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? चे। एफ चे, समझे मेरी बात? चे का मतलब क्या हो गया? एबीसीडी ई एफ। एफ मतलब छठे नंबर की सूचना, जो छठे नंबर की परिभाषा है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? अक्सर लोगों के बारे में आपने सुना होगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी, आपकी सूचना के लिए बता दूं। ये कई बार लोग तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते? कई बार लोग ये तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो एफ का मतलब फॉर और आई का मतलब इंफॉर्मेशन। तो धारा 2 एफ में ये किसकी परिभाषा है? ये सूचना की परिभाषा है। धारा 2 एफ में किसकी परिभाषा है? तुरंत लिखकर बताओ, धारा 2 एफ में ये किसकी परिभाषा है? कहोगे सर सूचना की परिभाषा। धारा 2 एफ में ये किसकी परिभाषा है? कहोगे सर सूचना। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आती है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित से संबंधित किसी भी रूप में कोई सामग्री, वो सामग्री हार्ड कॉपी में भी हो सकती है, वो सामग्री हार्ड कॉपी समझते हो? हार्ड कॉपी जो पेज के रूप में, हार्ड कॉपी मतलब भौतिक रूप में, वो भौतिक रूप में भी हो सकती है, फिजिकल रूप में। वो किस रूप में हो सकती है भाई? फिजिकल या भौतिक रूप में भी हो सकती है, और भैया वो डिजिटल रूप में भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो कह रखा है किसी भी रूप में कोई सामग्री निम्नलिखित से संबंधित, किससे संबंधित? पहला, इसमें वो रिकॉर्ड हो सकते हैं भाई डिजिटल या भौतिक स्वरूप में, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड, कोई भी दस्तावेज, मीमो होता है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके अंदर अंदर, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके अंदर अंदर जो सरकारी अधिकारी बात करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो या जो ईमेल आदि होते हैं, ये सभी किसके रूप में माने जाते हैं? सूचना के रूप में। तो इसको याद करना है, आरडीएमई, 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 रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मीमो, ईमेल, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल। तो जितने भी सरकारी रिकॉर्ड, चाहे वो भौतिक स्वरूप में हो, चाहे वो डिजिटल स्वरूप में हो। और देखो, कल लोगों को ज्यादा आग थी, यूपीएसआई यूपीएसआई, आज वो आग आधी रह गई, लास्ट में 4543 बचेंगे। कॉम्पिटिशन नहीं है एसआई में, कांस्टेबल में कंपटीशन होता है, छोटा सा सिलेबस कॉमन, वही पूछा जाता है। एसआई में कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है एसआई में कंपटीशन? बताओगे एसआई में कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि टफ है। लोगों को लगता है ये तो समझ में नहीं आएगा, जबकि तुम्हें समझ में आ रहा है ना। एफ में किसकी परिभाषा है भाई? 2 एफ में किसकी परिभाषा है? तब कहोगे 2 एफ में इंफॉर्मेशन की परिभाषा है। इंफॉर्मेशन में किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, ईमेल, मीमो, रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, मीमो, रिकॉर्ड, दस्तावेज। एफ फॉर योर इंफॉर्मेशन। तुरंत और क्या आता है? पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार कई मामलों में राय लेती है। सरकार कई मामलों में क्या लेती है? सरकार कई मामलों में राय लेती है। कई मामलों में सरकार कमेटी बनाती है, कमेटी बनाती है ना, समिति बनाती है, ओपिनियन लेती है उस समिति की, सिफारिश। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इतनी सारी समिति सुना होगा। तो अलग अलग मामलों पर राय के लिए, अलग अलग मामलों पर ओपिनियन के लिए सरकार अलग अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, जारी करती है ना प्रेस विज्ञप्ति, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। परिपत्र, सर्कुलर, एक आदेश जो सभी विभागों को भेजा जाता है और अलग अलग आदेश जारी करती है। तो राय, सलाह, प्रेस, परिपत्र, आदेश, राय, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र और आदेश। इसके अलावा और क्या जाता है? इसके अलावा आ जाता है लॉग बुक। तीसरी चीज क्या जाती है? रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, मीमो। उसके बाद में राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश। लॉग बुक जो होती है, क्या होती है? लॉग बुक। या सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, या सरकार जो अलग अलग मामलों में रिपोर्ट लेती है, जैसे कहीं पर दंगे हो गए या कहीं पर कोई पुल गिर गया, तो उसके लिए सरकार कमेटी बनाकर रिपोर्ट लेती है। अलग अलग जो साथी कागजात होते हैं या नमूने होते हैं या अलग अलग जो मॉडल होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा का मतलब है जो कंप्यूटर में रखी हुई सामग्री है, जिसको डिजिटल सामग्री कहेंगे। ये भी किसमें आती है? ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी सब किसमें आ जाती है? लॉग बुक होती है भैया। जैसे जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर एंट्री करते हो ना, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, एंट्री होती है सरकारी दफ्तर से कौन से कागजात बाहर भेजे गए, कौन से कागजात आए, कितने पत्र बाहर भेजे गए, कितने पत्र आए, इन सबका लॉग बुक बनता है। तो ये सब भी क्या है? सूचना होती है। इसके अलावा जो सरकार अलग अलग, भैया आप ऐसा कह सकते हैं, सरकार संविदा या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है, अनुबंध करती है, अलग अलग मसलों की रिपोर्ट, कागज पत्र आदि लेती है, नमूने, मॉडल, आंकड़ों से संबंधित सामग्री जो होती है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा। याद रखिएगा, सूचना में किसी निजी संस्था के बारे में, किसी निजी व्यक्ति या संस्था के बारे में, व्यक्ति या संस्था के बारे में, किसी निजी व्यक्ति या संस्था के बारे में सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद जानकारी भी, सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना भी शामिल है। सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना भी शामिल है, पास उपलब्ध सूचना भी शामिल है, पास उपलब्ध सूचना भी शामिल है। मान लेता हूं कोई सरकारी संस्था है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या निर्वाचन आयोग, इनके पास किसी निजी कंपनी की कोई जानकारी है, तो वो जानकारी भी सूचना के दायरे में मानी जाती है। तो याद रखिएगा, निजी निकाय की जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सूचना का स्वरूप हार्ड या सॉफ्ट, मतलब डिजिटल या हार्ड कॉपी में किसी में भी हो सकता है। ईवीएम जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी क्या है? एक सूचना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी क्या हो जाती है? आप कहोगे सर एक सूचना होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी क्या हो जाती है? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी एक सूचना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी क्या जाती है? कहोगे सर एक सूचना है। तो एफ में किसकी परिभाषा है?
धारा 2F में यह किसकी परिभाषा है? तुरंत बताइए, धारा 2F में यह किसकी परिभाषा है? धारा 2F में यह किसकी परिभाषा है? तो आप कहोगे सर धारा 2F फॉर इंफॉर्मेशन सूचना की परिभाषा है। सूचना की परिभाषा में क्या क्या आते हैं? रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, राय, सलाह, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, अनुबंध, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अर्थात इनसे संबंधित कोई भी किसी भी रूप में मौजूद कोई सामग्री। सूचना में वो सामग्री भी आती है जो किसी निजी निकाय के बारे में सार्वजनिक प्राधिकरण आदि के पास उपलब्ध होती है। इसमें तुमने एक चीज देखी, क्या तुमने शब्द को कहीं पर देखा? क्या तुमने इस फाइल, क्या तुमने कहीं को फाइल नोटिंग शब्द को देखा? फाइल टिप्पण शब्द कहीं भी लिखा आया? क्या सूचना की परिभाषा में कहीं पर भी फाइल टिप्पण शब्द लिखा आया? क्या सूचना की परिभाषा में कहीं भी फाइल टिप्पण शब्द लिखा आया? यस या नो करके बताओ। फाइल टिप्पण, परिपत्र आलोक भैया सरकारी पत्र होता है, एक ऐसा पत्र जो सभी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, सभी डिपार्टमेंट को, एक पत्र सभी डिपार्टमेंट को, इसको सर्कुलर कहते हैं। सब में सर्कल घुमा दो, सब में घुमा दो। ऐसा परिपत्र या ऐसा आदेश, ऐसा सरकारी आदेश जो सभी विभागों के लिए होता है। मान लो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को देना चाहता है, तो वो परिपत्र भेजेगा। कहोगे सर नहीं, हमने फाइल टिप्पण शब्द नहीं देखा। इसका मतलब जो फाइल टिप्पण है वो धारा 2F जो परिभाषा है सूचना की उसमें शामिल नहीं है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग के कई सारे फैसलों में इसको सूचना का भाग ही माना गया है। तो ये धारा में तो शामिल नहीं है, परंतु ये भी सूचना का एक पार्ट होता है, फाइल टिप्पण भी। आगे पढ़ेंगे इसको। आगे जाता है धारा 2H। क्या जाता है? H नंबर की जो परिभाषा है वो सार्वजनिक प्राधिकरण। पूछा गया कि जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होंगे, मतलब जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, मतलब कौन कौन से कार्यालयों को, कौन कौन से सरकारी कार्यालयों को हम लोग सार्वजनिक प्राधिकरण मानेंगे। कल मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि जो सार्वजनिक, आप सूचना किससे प्राप्त कर सकते हो? आरटीआई के नियमों के हिसाब से आप जो है वो सूचना किससे प्राप्त कर सकते हो? आप जो है सूचना किससे प्राप्त कर सकते हो? सभी के सभी बताइए। आरटीआई के द्वारा आप सूचना भैया किससे प्राप्त कर सकते हो? तो जब हमने कल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम जो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हम जो सूचना प्राप्त कर सकते हैं वो सार्वजनिक प्राधिकरण से करते हैं। याद है वो वर्ड सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी, समझे? तो पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आएंगी? सरकारी कार्यालय की परिभाषा कौन कौन से होंगे? तो ध्यान दीजिएगा क्या रखा है, कोई भी ऐसी संस्था, कार्यालय या प्राधिकरण, निकाय, चाहे वो स्वयं शासित क्यों ना हो, ऑटोनोमस बॉडी क्यों ना हो, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो निम्नलिखित द्वारा स्थापित की गई हो। यदि कोई भी संस्था, यदि कोई भी संस्था या स्वयंशासी निकाय, ग्राम पंचायत, नगर निगम, जो यदि निम्नलिखित के द्वारा स्थापित की गई है, निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा, निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा, निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा, तो उसको क्या माना जाता है? याद रखिएगा, उसको पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? पब्लिक अथॉरिटी। कि या तो वो संविधान के द्वारा स्थापित हो, किसके द्वारा स्थापित हो? संविधान। जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे कैट ऑफिस हो गया, जैसे भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग, ये सारे जो कार्यालय हैं ये किसके द्वारा स्थापित है? ये संविधान के द्वारा, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आदि। तो इस प्रकार के जो संस्थाएं होंगी वो भी साथ ही आरटीआई के दायरे में आती है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी। तो कह रखा है कोई भी प्राधिकरण, निकाय या स्वशासित संस्था जो निम्नलिखित के द्वारा स्थापित हो, चाहे जैसे यूपीएससी हो, कैग हो, ईसीआई हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या फाइनेंस कमीशन हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, ये सब संस्थाएं संविधान के द्वारा स्थापित है या नहीं है? भाई ये सारी की सारी संस्थाएं संविधान के द्वारा स्थापित है या नहीं है? संविधान के द्वारा स्थापित है या नहीं है? तो ये भी पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। या फिर वो सती संसद के किसी कानून के द्वारा स्थापित हो, संसद ने उसको कानून बनाकर स्थापित किया हो, जैसे नाबार्ड, नाबार्ड को 1982 में कानून बनाकर, सेबी को 1990 में कानून बनाकर, तो जैसे नाबार्ड हो गया, जैसे संसद हो गई, जैसे आरबीआई हो गया, ये सब क्या है? संसद के कानून के द्वारा बनाए गए, संसद के कानून के द्वारा बनाए गए। या फिर उसे राज्य विधानमंडल ने बनाया हो, राज्य विधानमंडल भी कई सारी संस्थाएं, राज्य भी कानून बनाकर कई सारी संस्थाएं स्थापित करते हैं, अपने कई सारे विभाग स्थापित करते हैं। या फिर वो साथी याद रखिएगा, किसी समुचित सरकार के द्वारा, सरकार की अधिसूचना या सरकार के आदेश के द्वारा, जैसे नीति आयोग, जैसे नीति आयोग, तो नीति आयोग ना तो संसद ने बनाया कानून के द्वारा और ना ही नीति आयोग ये किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में, तो नीति आयोग को किसने बनाया? सरकार की अधिसूचना या सरकार के आदेश से, समझे? तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी कैसा है? तो आप कहोगे सर ये भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, ये भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, ये भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। इसके अलावा सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी कोई एनजीओ जिसमें सरकार ने उसका ज्यादातर खर्चा किया हो, अगर ऐसा कोई एनजीओ है जिसे सरकार फंड देती है, फंड का ज्यादातर हिस्सा सरकार देती है, तो याद रखिएगा उस वो भी सार्वजनिक प्राधिकरण है। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार के स्वामित्व में हो, या सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, ये सब किसके दायरे में? इन सबको सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया है। तो धारा 2 के एच में कैसे याद करोगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम सुना है भाई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी के पेट्रोल पंप होते हैं,
तो एच मतलब हमारी धारा का नंबर और पी मतलब पब्लिक अथॉरिटी, पी मतलब पब्लिक अथॉरिटी, पी मतलब पब्लिक अथॉरिटी। सार्वजनिक प्राधिकरण, क्या यहां पर कोई सार्वजनिक शौचालय है? एच माने है, तो पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक से तुरंत समझ जाना कि एच में किसकी परिभाषा है? सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा है, या तो संविधान द्वारा स्थापित, या संसद के कानून द्वारा बनाई गई, या राज्य के विधानमंडल द्वारा, या समुचित सरकार के अधिसूचना या आदेश से, या तो सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार के स्वामित्व में हो, या सरकार द्वारा वित्त पोषित, या फिर सरकार के द्वारा वित्त पोषित कोई ऐसी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सरकार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसमें सरकार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। फिर आ जाता भैया धारा 2I, रिकॉर्ड की परिभाषा। हमने कहा था ना धारा 2F में रिकॉर्ड भी सूचना में क्या आते थे? सूचना में रिकॉर्ड भी तो आते थे। रिकॉर्ड मतलब पुराना डेटा, कि भाई इसका रिकॉर्ड कहां है। रिकॉर्ड क्या होता है? कोई पुराना डेटा, किसी चीज के बारे में पूरा इतिहास, उसी को तो रिकॉर्ड कहते हैं। तो धारा 2 का पॉइंट नंबर आई से याद कर लेना इंटरनेशनल। आई रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई माने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं जो सर आप पढ़ा रहे हो उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने दिमाग में। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक हो गई। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एफ में किसका इंफॉर्मेशन या सूचना, एच माने एचपी के पेट्रोल पंप, पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा, आई माने सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ऐसे याद करने पड़ते हैं कि कुछ परिभाषाएं जिन्हें भूलते नहीं है। तो रिकॉर्ड या अभिलेख का अर्थ क्या होता है? तो रिकॉर्ड और अभिलेख में ये निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि या फाइल, मतलब ये कोई भी दस्तावेज हो सकता है हाथ से लिखा, पांडुलिपि का मतलब है कोई चीज जो हाथ से लिखी हो, या कोई फाइल। ये साथ ही कोई भी माइक्रोपिच, कोई भी माइक्रोफिल्म या किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी हो सकती है। माइक्रोफिल्म या माइक्रोपिच शब्द से डिस्टर्ब मत होना, इसका अर्थ होता है पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जो वो ओरिजिनल कैसेट होती थी जिससे बाद में आप कॉपी कर सकते हैं, उससे और फोटो निकाल सकते हैं, जो ओरिजिनल रील होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, उसको माइक्रोपिच या माइक्रोफिल्म कहते हैं। इसके अलावा इस तरह की माइक्रोफिल्म में शामिल सन्निहित का मतलब है उसके अंदर शामिल कोई भी फोटो, छवि का मतलब क्या हो गया? कोई भी इमेज या कोई भी ऐसी इमेज जिसको आप दोबारा नया फोटो निकाल सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर आदि में रखी हुई कोई अन्य डिजिटल सामग्री या कंप्यूटर आदि से बनाया गया कोई नमूना या कोई डिजाइन, इस सबको क्या माना गया है? इसको रिकॉर्ड की परिभाषा में माना गया है। तो आपसे पूछा गया है रिकॉर्ड में क्या चाहता है? कोई दस्तावेज, कोई पांडुलिपि या कोई फाइल, उसके अलावा कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोपिच या किसी भी कॉपी का एक प्रकार से नमूना, उसकी फोटोकॉपी। तीसरा क्या चाहता है? किसी भी माइक्रोफिल्म से कोई ऐसी छवि, कोई ऐसा इमेज जिसको बाद में दोबारा, मतलब ओरिजिनल फोटोकॉपी जिससे दोबारा दूसरी इमेज निकाली जा सकती है। और चौथा कंप्यूटर में रखा हुआ कोई साथी सामग्री या कोई डेटा। अब मुझे बताइए कि सूचना की परिभाषा ये कौन सी धारा के कौन से नंबर पर है? इंफॉर्मेशन की परिभाषा, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? फिर आप बताइए कि रिकॉर्ड की परिभाषा किसमें, और ट्रिक के माध्यम से याद करना है रिकॉर्ड में क्या क्या आता है। सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा किसमें, सार्वजनिक प्राधिकरण में क्या क्या आता है, सार्वजनिक प्राधिकरण में क्या क्या आता है? बताइए एनसीपीआरआई ये कब बना? बताइए भैया कि जो आरटीआई एक्ट है इसको लोकसभा ने, राज्यसभा ने कब पारित किया? इसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली और ये लागू कब हुआ? राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, ये लागू कब हुआ? एमकेएसएस की फुल फॉर्म बताइए, एमकेएसएस की फुल फॉर्म बताइए, एमकेएसएस की। आरटीआई एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य बताइए, इसके उद्देश्य बताइए आरटीआई एक्ट 2005 के। तो आप कहोगे सर सूचना, अभी याद है ना फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो धारा 2F इसमें क्या जाता है? कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, आरडी, मीमो, ईमेल, इसके अलावा एडवाइस, ओपिनियन, राय, परिपत्र, रिपोर्ट, परिपत्र, आदेश आदि। इसके अलावा याद रखिएगा कोई भी लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा या कोई भी डिजिटल रूप में कोई सामग्री या किसी निजी के बारे में कोई सामग्री। रिकॉर्ड आ जाता है, मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूं 2I। रिकॉर्ड में कोई भी आप ऐसा समझिए मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, कोई फाइल या कोई दस्तावेज, कोई माइक्रोपिच या माइक्रोफिल्म में शामिल डिजिटल रूप में कोई सामग्री। सार्वजनिक 2H, सार्वजनिक है, एच में क्या जाता है? संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या अन्य आदेश या अधिसूचना से। एनसीपीआरआई 1996, 11 मई 2005, 12 मई 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005। एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन 1987, निखिल डे, अवनारॉय शक्ति सिंह अंशी के द्वारा। आरटीआई के भाई एक तो पारदर्शिता को बढ़ावा, भ्रष्टाचार को कम करता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है, सूचना के अधिकार का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की स्थापना। ये सारे के सारे इसके कुछ उद्देश्य थे। तो जितनी बार तुम इसे आज लिख लोगे, 2-3 बार यदि आपने इसे लिख लिया तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें क्या जाएंगी? आपको भैया याद हो जाएंगी। अब बताइए यहां तक कितने परसेंटेज याद हुआ? आरटीआई मेरे साथ साथ याद करते चले हो ना? आरटीआई मेरे साथ साथ याद करते हुए कल से स्कोर खींचेंगे हम लोग। इस हफ्ते में आरटीआई भी खत्म करेंगे और एक छोटा सा कानून हम लोग पीआईएल भी खत्म करेंगे। ये दो तो हमें हफ्ते में खत्म ही करने। एक साथ ही कृषि खत्म करेंगे, एक कंप्यूटर का कुछ पार्ट और एक सोशल मीडिया वाला कंप्लीट, जिससे कि हम लोग कम से कम 10% सिलेबस जीके, मूल विधि, संविधान का इस हफ्ते में 4-5 दिनों में बढ़ जाए। और देखो मैं केवल निपटा नहीं रहा हूं बाबू, मैं जब तक एक एक चीज तुम्हें याद नहीं करा दे रहा। और ट्रिक का ट्रिक से, धाराएं कौन ट्रिक से याद कराता है यार? परिभाषाएं कौन ट्रिक से याद कराता है? आपको उसके अंदर की चीजें भी, ये सारी की सारी। मजा आ रहा है पढ़ने में तो डेली आया करो। ये यही लड़ाई है, कौन डेली आएगा?
एक भी क्लास नहीं छोड़ा, क्लास में पूरा फोकस किया। तुम देख लेना, अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो सरकार किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेती, कंपनी आदि के साथ, वो तुम देखना कि ये जैसे जैसे 10 दिन बाद तो तुम्हारी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, हमारा दिमाग भी बढ़ता है, जितना हम लोग एफर्ट प्रयास लगाते हैं ना, उसी से हमारा दिमाग भी परिपक्व होता है, याद रखना। और ज्यादा तुम लोग सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारी क्षमता। तो दिल में दो एक बार, और अपने और साथियों को भी बोलो, अगर वो एग्जाम के फाइनल मेरिट बैच से जुड़ सके, इसके बारे में सबको एक बार जरूर बता देना बच्चा। बाकी फिर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 बजे कृषि वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। याद करके आना कृषि की